गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल श्री श्याम हिंदी क्लासेज में। और मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार आसीवाल। साथियों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कक्षा 12 के व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था भाषा के बारे में और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण और लिपि के बारे में। तो व्याकरण का अर्थ होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, अर्थात व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करता है और उस रचना को स्पष्ट करता है। इसकी परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। किसी भाषा को लिखने का और उसके बोलने का नियमों का ज्ञान कराता है, वह व्याकरण कहलाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि व्याकरण ही ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य व स्थायी रूप प्रदान करता है। कि व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य व स्थायी रूप प्रदान करता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण व उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का पता चलता है। कि प्यारे विद्यार्थियों, इसमें वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, किसके मेल से कौन सा वर्ण बना है। तो इस निर्माण की जो प्रक्रिया का पता चल जाता है वह वर्ण विचार कहलाता है। फिर है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत इसमें शब्द के भेद, उसकी उत्पत्ति व रचना आदि के साथ साथ शब्द के प्रकारों का भी पता चलता है कि शब्द होते कितने प्रकार के। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेश भाषा से आए हुए शब्द है, देसी भाषा के जो शब्द है, फारसी भाषा के शब्द है। तो उनके बारे में जो पता चलता है, उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनके भेदों के बारे में जो पता चलता है, वो शब्द विचार कहलाता है। फिर है अगला पद विचार। पद विचार, इसमें शब्द से पद निर्माण व पद के विविध रूपों का वर्णन होता है। कि इसमें शब्द से पद का निर्माण कैसे किया जाता है, पद के विविध रूप कौन कौन से होते हैं। जब भी कोई वाक्य बनता है तो उसमें अलग अलग शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य बनाया जाता है और वाक्य में व्याकरणिक कोटि से उस शब्द का क्या स्थान है, व्याकरण की दृष्टि से उस शब्द का क्या स्थान है उस वाक्य में, वो पद कहलाता है। तो जैसे कोई भी वाक्य है, राम खाना खाता है, तो इसमें राम क्या है, राम करता है। तो इस प्रकार से, और राम क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और कर्ता भी है। तो उससे हमें पता चला कि राम है वो शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वाक्य का कर्ता है, तो उसको पद कहेंगे। फिर वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत इसमें वाक्य से संबंधित उसके भेद, वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर होता है। हमने पढ़ा था साधारण वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। तो वाक्यों के निर्माण की प्रक्रिया, वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाएगा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यह जानकारी वाक्य विचार से मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये व्याकरण का टॉपिक था ये समाप्त हुआ। अब आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि, जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए और ये चिन्ह ही लिपि कहलाए। कि भाषा मौखिक रूप पर दो व्यक्ति जब बोलते हैं तो बोलने के रूप को मौखिक कहते हैं, जबकि इसको लिखित रूप की जब आवश्यकता पड़ी कि इसको लिखना है तो इन्हीं मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए और यही चिन्ह लिपि कहलाए। तो साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा है कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और उस लिपि के अंतर्गत ही उसको लिखा जाता है। फिर है देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत,
अपभ्रंश आदि भाषाओं में होता है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसका प्रयोग देवनागरी जो लिपि है इसका प्रयोग कौन कौन सी भाषाओं के अंतर्गत किया गया है। वो है हिंदी में होता है, मराठी में होता है, नेपाली में होता है, कोंकणी में होता है, संस्कृत में होता है, अपभ्रंश में होता है। इतनी भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत में दो प्राचीन लिपियाँ थी, उनमें एक थी ब्राह्मी लिपि और एक थी खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि ये दो लिपियाँ थी और इनमें से ही ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की प्राचीन लिपियाँ कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किन किन भाषाओं में किया जाता है, हिंदी में किया जाता है, मराठी में किया जाता है, नेपाली में किया जाता है, कोंकणी में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको स्पष्ट रूप से पढ़ें और याद करें। फिर है कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं होती है, उसकी अपनी एक विशेषता होती है और उस विशेषता के आधार पर, जैसे देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर इसको लिखा जाता है। दूसरा है उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा उच्चारण किया जाता है वैसे ही ये लिखी जाती है। जिस प्रकार से उदाहरण देकर के मैं आपको समझाता हूँ कि उच्चारण के अनुरूप कैसे लिखी जाती है। कि मैंने बोला राम, तो मेरा उच्चारण क्या हुआ, राम, तो लिखा क्या जाएगा, राम। तो जैसा मैंने उच्चारण किया वैसा ही इसको लिखा गया, तो उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। फिर है संपूर्ण लिपि समूह है, स्वर और व्यंजनों में विभक्त है। और संपूर्ण जो लिपि का समूह है वह स्वर में और व्यंजन में, स्वर और व्यंजनों के समूह से ही इस लिपि को, संपूर्ण लिपि को लिखा गया है। फिर है एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान एक स्थान से होता है, यानी एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कंठ्य होता है, तालव्य होता है, ओष्ठ्य होता है, दंत्य होता है। एक ही स्थान से अलग अलग जो एक ही वर्ण, जैसे क वर्ग है वो पूरा का पूरा कंठ्य है, तो एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर है शिरोरेखा का प्रयोग होता है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी शब्द हम लिखते हैं उस शब्द के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसको शिरोरेखा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एक, और इसके ऊपर जो ये वाली जो लाइन खींची जा रही है ये क्या है, इसकी शिरोरेखा, इसको शिरोरेखा कहते हैं। तो शिरोरेखा का इसमें प्रयोग होता है। एक उच्चारित वर्ण ही लिखे जाते हैं, जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही इसमें लिखा जाता है, जैसा उच्चारण वैसा ही लिखा जाता है। वर्णों की स्पष्टता होती है, जो भी वर्ण लिखे जाते हैं वो स्पष्टता होते हैं, अच्छे से समझने वाले होते हैं, समझ में आने वाले होते हैं। तो वर्णों की इसमें स्पष्टता होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी वर्ण लिखा क्या जा रहा है उसका अर्थ कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे वर्ण है वैसे ही इसकी स्पष्टता रहती है। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है, रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। कहने का मतलब जो रोमन लिपि है वह अंग्रेजी जो भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है और उसमें स्थान ज़्यादा घेरती है वो, जबकि यह जो देवनागरी लिपि है, हिंदी की जो लिपि है, वह स्थान कम घेरती है। अक्षरों में इसमें सुडौलता होती है तथा वर्णों में गोलाई होती है। अक्षरों में सुडौलता होती है, स्पष्ट इसके अक्षर होते हैं, वर्णों में इसके गोलाई है, बड़े इसके वर्ण हैं। तो इस प्रकार से ये लिपि की प्रमुख विशेषताएं हैं, यह आपको अच्छे से याद करनी है। इसके साथ साथ यह दो लिपियों से बनी ब्राह्मी, और जिसमें भारत में दो प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है। और इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सामने दिए गए घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।